अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। शॉर्ट लेक्चर 07 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिट लेंथ से हमने स्टार्ट करना है। आपको जब हम एनालॉग सिग्नल्स पढ़ रहे थे मैंने आपको तब बताया था कि एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली कुछ इस टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि एक पैटर्न उनमें होता है। तो इसकी जो ये डिस्टेंस होती है, यानी कि ये जो सिग्नल ने डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली होता था वी बाय एफ, यानी कि कितनी स्पीड से वो कवर कर रहा है और कितने पीरियड्स उसने, यानी कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसकी रेशो को हम वेवलेंथ बोलते थे। इन शॉर्ट आप ये समझ लें, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उस सिग्नल ने, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते थे। और अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर लेंगे, तो हम एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं ना। डिजिटल सिग्नल्स में हमारे पास सिग्नल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। कोई पैटर्न नहीं होता, यहाँ से सिग्नल आगे जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ डिजिटल सिग्नल आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स में वेवलेंथ हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बिट लेंथ। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि बिट ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, कितने सेकंड्स में, और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग बिट लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, बिट लेंथ इज द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। एक बिट जो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर वन है, तो ये जो बिट है, ये ट्रैवल जो कर रहा है वो कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं कि, यानी कि ये एक बिट है ना, वन, ये इसने यहाँ तक गया तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, ये एक बिट का डिस्टेंस हो गया। तो ये एक बिट की लेंथ आ गई। इसी तरह से ये फिर ज़ीरो है यहाँ पर, तो ज़ीरो ने कितना कवर किया, इस तरह से बिट वाइज आप लोगों की लेंथ होती है, जिसको हम लोग बिट लेंथ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई गई है। ये क्या है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स हैं, जो कि हमने एनालॉग सिग्नल्स में भी पढ़ी थी। अब एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं। एनालॉग सिग्नल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर वहाँ पर टाइम डोमेन हो, तो टाइम डोमेन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, यानी कि टाइम डोमेन का क्या मतलब है कि हमें पता चलता है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि ये कितनी हाइट पर जा रहा है, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें यानी कि इसके पीरियड्स टोटल कितने, ये दो चीज़ें हमें टाइम डोमेन में पता चल रही होती हैं। तो इसी टाइम डोमेन का एनालॉग सिग्नल्स में जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाते थे, तो हम क्या चेक करते थे कि इसका पीक हाइट कितनी है। वो फ़र्ज़ कर लें कि जी 5 है। ठीक है, और 5 वो हमने देखना है कि इसकी टोटल पीरियड्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि इसकी जो 3 फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर हमने इसकी पीक हाइट बना देनी है। और अगर इस तरह से हमारे पास और सिग्नल्स होते तो हमने चेक करना था कि जी उनका एम्पलीट्यूड कहाँ जा रहा है, और उनके टोटल पीरियड्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, जो कॉम्पोजिट सिग्नल में आपको बताया था ना, एक से ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं, तो फिर आपने उसका देख लेना था, और यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको भी रिप्रेजेंट कर देना था कि फ़र्ज़ करेंगे जी वो जो है वो 5 उसके टोटल पीरियड्स हैं, और वो पीक हाइट जो है वो यहाँ पर अचीव कर रही है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में क्या हो रहा है, ये आप लोग ज़रा गौर से समझिएगा। देखते हैं डिजिटल सिग्नल, जो कि हमारे पास पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक आराम से साउंड पैदा हो रही है, उसके बाद वो फिर तेज़ होती है। ठीक है, फिर कंटिन्यू होती है, फिर वो स्लो डाउन होती है, फिर वो तेज़ होती है। इस तरह से सिग्नल वर्क कर रहा है, एक आवाज़ को कहने के रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो आप लोगों का टाइम डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें आप लोगों का बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दें, एक चीज़ होती है, टर्म होती है फोरियर एनालिसिस। ठीक है, फोरियर एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों का जो डिजिटल सिग्नल ये वाला बनाया गया है, ये असल में कॉम्पोजिट एनालॉग सिग्नल है। कॉम्पोजिट एनालॉग हमने पढ़ा था कि बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल जो है फोरियर एनालिसिस के मुताबिक हमारे पास असल में है कॉम्पोजिट एनालॉग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी ये चीज़ इसने बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर फोरियर एनालिसिस की मदद से जब हमने कह दिया कि डिजिटल सिग्नल असल में कॉम्पोजिट एनालॉग सिग्नल होता है, तो हमने यहाँ पर ये आप लोग देख लें किस तरह से है कॉम्पोजिट एनालॉग सिग्नल, कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ है ये सिग्नल। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिंगल एफ हो, तो उसकी हाईएस्ट पीक हमारे पास, और जो 3 गुना फ्रीक्वेंसी है उसकी यहाँ तक की पीक, इसके बाद 5 गुना फ्रीक्वेंसी की यहाँ तक की पीक, इसी तरह से बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो जितने की भी टर्म के साथ आई हुई हैं, उन सब की ये पीक्स मिलाकर यहाँ पर हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल बन रहा है। और सबसे ज़्यादा वो सिंगल एफ पर यहाँ पर बन रहा है, बाकी सारी उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमारे पास वीक फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, इसी तरह से ये नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल हमारे पास आ गया। नॉन पीरियोडिक क्या है कि वो एकदम से आवाज़ पैदा कर रहा है, इसमें आराम से आवाज़ पैदा होके ऊपर नीचे हो रही है, इसमें एक शार्प नॉइस जो है आप कह लें कि वो पैदा हो रही है, ये सिग्नल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे, तो हमारे पास एक आप लोगों के पास यहाँ पर एनालॉग सिग्नल टाइप बन जाएगा। ठीक है, और यही वो कह रहा है कि ये आप लोगों के पास ये जो सिग्नल है,
डिजिटल सिग्नल ये आप लोगों के पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्पोजिट एनालॉग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही सिग्नल है, लेकिन अगर ये सिग्नल और आगे जाता है ये वाला, तो फिर आप लोगों के पास एक कॉम्पोजिट भी हो सकता था। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस आप लोगों के पास है। अच्छा, डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो अप्रोचेज हमारे पास यूज़ होती हैं, एक बेस बैंड ट्रांसमिशन होती है और एक ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन होती है। दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होती है कि ये एक लैपटॉप है, ये दूसरे लैपटॉप को डेटा सेंड कर रहा है, तो एक लो पास चैनल यूज़ होता है, जो कि अब फर्ज करें यहाँ से इसने ईमेल जनरेट की है, ठीक है, और यहाँ पर इसने सेंड करनी है। तो ये लो पास चैनल के थ्रू अपना डिजिटल डाटा जो कि 1/0 की फॉर्म में होगा, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, बिट्स की फॉर्म में होगा, वो एज़ इट इज़ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस एज़ इट इज़ डाटा डिजिटल से डिजिटल अगर कन्वर्ट होकर जाए, तो उसको हम बोलते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होती है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ये बेसिकली वही चीज़ बताई हुई है बेस बैंड में, कि इनपुट सिग्नल ये था, उसको चैनल में से गुजारा तो वो इस तरह से आउटपुट सिग्नल हमारे पास आ गया। उसकी शेप इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स शामिल हो जाती हैं, खराबियाँ सिग्नल में आ जाती हैं, उसको भी आगे चल के इन्होंने तफसील से डिस्कस किया, तो वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरी जो टाइप होती है ट्रांसमिशन करने की, वो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होती है, जिसमें हमारे पास मॉड्यूलेशन होती है। मॉड्यूलेशन क्या होती है, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट किए जाते हैं, और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है कि एनालॉग से वापस डिजिटल में सिग्नल कन्वर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमने एक डिजिटल सिग्नल इनपुट किया, ठीक है, फर्ज कर लें आपने एक ईमेल सेंड की, वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में थी। अब यहाँ पर कह लें कि एक मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है, या आप लोगों का कन्वर्टर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रहा है सिग्नल की, और फिर वही एनालॉग सिंपल जो हमने ऊपर पढ़ा था कि एनालॉग सिग्नल जो है वो एक चैनल के थ्रू गुजरता है। यहाँ पर बैंड पास चैनल था, वहाँ पर आप लोगों के पास दूसरा चैनल था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनालॉग सिग्नल यहाँ से गुजर के यहाँ पर वापस एनालॉग जनरेट हो रहा है, आउटपुट सिग्नल। ठीक है, और वही एनालॉग सिग्नल वापस से फिर इस कन्वर्टर के थ्रू डिजिटल में कन्वर्ट होकर हमारे पास आउटपुट में रिसीव हो रहा है। अच्छा, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी रेडियो वेव्स हैं, या हमारे पब्लिक वाईफाई जिस तरह से काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो हम टेलीफोन कॉल्स मिलाते हैं, उसमें भी यही चीज़ होती है कि वो डिजिटल टू एनालॉग चीज़ें कन्वर्ट होती है, और वो पब्लिक टेलीफोन लाइन्स जो होती हैं वो बेसिकली एनालॉग चीज़ों पर वर्क करती हैं, एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू वर्क करती हैं, तो वो हमें डिजिटल से एनालॉग पहले कन्वर्जन करनी पड़ती है, फिर हम ये काम कर सकते हैं। और बेस बैंड कम्युनिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जो डायरेक्ट डिजिटल टू डिजिटल डाटा सेंड कर रही होती है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो होती है वो हम जो अपने लैपटॉप के साथ जो है डाटा केबल जो लगाकर डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा केबल लगाकर अपने मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये दरमियान में एक वायर लगी हुई है, तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन नहीं हो रही है, डिजिटल टू डिजिटल डाटा डायरेक्ट सेंड किया जा रहा है। बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, यानी कि सिग्नल की खराबियाँ जो होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसने बताया कि 3 तरह की हो सकती हैं, एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में आपको बता दूं तो एटेन्युएशन होती है जी लॉस ऑफ एनर्जी। सिग्नल जब अपनी एनर्जी को लॉस करता है तो उसको एटेन्युएशन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन, सिग्नल की जो शेप होती है वो आउटपुट के वक्त वैसी नहीं रहती है जैसे हमने उसको इनपुट किया था, इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नॉइस यानी कि सिग्नल में बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें, बहुत सारी खराबियाँ वो पैदा हो जाती हैं, उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। सबसे पहले एटेन्युएशन को अगर हम देखें, एटेन्युएशन हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ कर लें कि एक वायर के थ्रू जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, एक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसमिट होना था, लेकिन चूंकि वायर में बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी होती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि अक्सर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे पास एटेन्युएशन हो जाती है, यानी कि सिग्नल की जो एनर्जी होती है, जो उसकी असल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म थी, वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है। इसको हमने एटेन्युएशन बोला है। अब एटेन्युएशन के बारे में यहाँ पर एक और डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ये ओरिजिनल सिग्नल था, उसके बाद ये एटेन्युएटेड हो गया। एटेन्युएटेड से क्या मुराद, यानी कि इसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी। देखें यहाँ पर जा रहा था, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इस तरह से इसने अपनी एनर्जी कुछ लॉस कर दी, जितना पीक पहले अचीव कर रहा था उतना नहीं कर रहा। फिर हमने इसको क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने का मतलब सिंपल ये है कि जब सिग्नल को एटेन्युएशन का सामना करना पड़ता है तो हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं ताकि सिग्नल को बूस्ट किया जा सके। और अब जो मॉडर्न एम्पलीफायर आ रहे हैं वो इस ख़राब सिग्नल को पकड़कर दोबारा से एक नया सिग्नल जनरेट करते हैं। इसके पैटर्न्स को देखते हुए एम्पलीफायर्स इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी-सी डिटेल में बताई गई हैं। ये हम देख लेते हैं। देखिए जी, एटेन्युएशन का फ़ॉर्मूला सबसे पहले आप लोग अपने ज़हन में रखें। 10 log बेस 10 P2/P1। P2 हमारे पास होती है आउटपुट पावर, P1 इनपुट पावर। जो पावर हमने दी वो P1 है, जो हमारे पास रिसीव हो रही है वो P2 है, यानी एटेन्युएशन के बाद। अब वो इस एग्ज़ाम्पल में ये कहता है कि आप लोगों की जो P1 है,
वो जब हमने इनपुट की तो P2 हमारे पास हाफ रह गई, यानी कि आधी पावर लॉस हो गई है। तो अब आपने बताना है कि वो जो लॉस है वो कितना है, यानी कि अटेनुएशन उसकी कितनी है। तो हमें पावर बता दी गई है, वो कितनी है 0.5, यानी कि आउटपुट पावर हमारे पास P1 की आधी है। तो हमने 0.5 P1 यहाँ पे पुट कर दिया। P1 P1 से कैंसिल एंड 10 log बेस 10 0.5 अगर आप करेंगे तो जो भी आप लोगों के पास आंसर आएगा उसको आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा। और ये डेसिबल्स की सूरत में हम लोग करते हैं अटेनुएशन को काउंट। वो क्यों करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे आगे चल के। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिग्नल को एम्पलीफाई किया गया। एम्पलीफाई से मुराद यानी कि उसकी पावर बढ़ गई है, ठीक है, पावर बढ़ा दी है उसकी। तो 10 P1 हमारे पास आ गया। P2 की जगह आप लोग 10 P1 पुट कर ले, P1 P1 से कैंसिल, और यहाँ पर 10 लोग बेस 10 की अगर आप वैल्यू काउंट करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही हमारे पास आ जाएगा, और 10 डेसिबल्स हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डेसिबल्स ही हम क्यों यूज़ करते हैं अटेनुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी इन्होंने रीज़न बताई हुई है कि हमारे पास सिग्नल जो है वो बार-बार अटेनुएट हो रहा है, यानी कि वो गिर रहा है, उसकी पावर कम हो रही है, फिर हम उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, फिर उसको अटेनुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो अगर हम इसको डेसिबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि ओवरऑल लॉस या ओवरऑल फ़ायदा एम्प्लीफिकेशन का वो हमें काउंट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर ये इसने बताया हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि जी पहले जो है वो अटेनुएशन हो रही है, फिर वो एम्पलीफाई हो रहा है, फिर अटेनुएशन हो रही है। तो ओवरऑल आप काउंट कर सकते हैं उसको प्लस माइनस करके। इसी चीज़ को उसने क्या बोला हुआ है, कास्केडिंग, ठीक है, कि आप इजीली जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है कि समटाइम्स जो है वो हम डेसिबल्स इन मिलीवॉट्स को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस केस में हमारे पास जो अटेनुएशन का फार्मूला ये बन जाता है 10 log बेस 10 पावर इन मिलीवॉट्स। सिंपल वही पावर इन मिलीवॉट्स को उसने P2/P1 यानी कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर से रिप्लेस कर दिया है, बाकी वही फार्मूला है। तो अब उसने हमें डीबीएम दे दिया, यानी कि डेसिबल्स इन मिलीवॉट्स हमने -30 दे दिया उसने। तो उसने हमें बताया पीएम आप फाइंड कर लें, ठीक है। अब ये फार्मूला आप लोग गौर से देखें, डीबीएम इज इक्वल टू 10 log बेस 10 पीएम, ठीक है। हमने क्या किया, डीबीएम की जगह -30 पुटअप कर दिया, 10 लोग बेस 10 यहाँ पर पीएम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 10 जो है यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होके क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। अब log 10 यहाँ पर log 10 है, तो आपको ये अच्छे से शायद पता होगा कि जब log 10 यहाँ पर इज इक्वल के यहाँ पर है, तो हम इज इक्वल टू के उस साइड पर जब लेके जाएंगे तो ये जो इसकी बेस है ये वहाँ पर जाकर 10 रेज टू पावर बन जाएगी, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 10 रेज टू पावर -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा मिली वोल्ट्स में। अच्छा, उसके बाद ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट यानी कि सिग्नल में खराबियों की दूसरी किस्म हम पढ़ेंगे। पहले हमने अटेनुएशन पढ़ी जो कि हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होता है, उसका फार्मूला भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम डिस्टोर्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि सिग्नल जैसा हमारे पास था वैसी फॉर्म में नहीं रहा, उसकी शेप चेंज हो गई। वो शेप क्यों चेंज होती है, वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे पास जो कॉम्पोजिट सिग्नल होता है, ये कॉम्पोजिट सिग्नल इस तरह से होता है, ठीक है यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्नल्स यहाँ पर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है कि इस तरह का जो सिग्नल होता है वो अक्सर उसमें फ्रीक्वेंसीज काफ़ी डिफरेंट होती हैं, ये पीरियड्स डिफरेंट होते हैं। इसके 3 है, ऊपर वाले के 4 हो सकते हैं, ऊपर वाले के 2 हो सकते हैं। तो और उसके अलावा जो फ़ेज़ होता है, फ़ेज़ मैंने आपको बताया था क्या होता है, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि जी 0 है, तो यहाँ से आप देखते हो कि ये जो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ये 0 तक आते-आते इसने क्या एंगल बनाया, उसको हम फ़ेज़ बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो फ़ेज़ भी हर किसी का डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्टॉर्शन है वो अकर होती है, यानी कि जो आउटपुट सिग्नल है उसकी शेप वो नहीं रहती जो इनपुट सिग्नल की होती है। यहाँ पर ये इन्होंने अच्छे से बताया भी है कि देखिए जी, ये हमारे पास 3 किस्म के सिग्नल हैं। एक यहाँ से इसका फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, एक का यहाँ से और एक का यहाँ से। तीनों का ऑलमोस्ट सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पर आप अगर देखें आउटपुट वाली जगह पर, जहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पर ये वाला सिग्नल तो ऑलमोस्ट ठीक है। बट ये वाला सिग्नल जो है इसका फ़ेज़ अगर आप नोट करें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो एंगल में फ़र्क आ गया, फ़ेज़ डिफरेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज़ में भी फ़र्क आ सकता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर डिस्टॉर्शन अकर हो जाती है।